हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोग का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित होंगे कि अभिजय बैच की जो आपकी लास्ट चर्चा हुई थी, तो लास्ट चर्चा में हमने मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में कैलकुलेट किया होगा, और साथ ही साथ मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में जब हमने कैलकुलेट किया होगा तो मीर कासिम और कंपनी के बीच के जो आपके संघर्ष हैं दस्तक के दुरुपयोग को लेकर के मुख्य तौर पर वो चर्चाएं हमने की होंगी। और साथ ही साथ हमने बैटल ऑफ बक्सर को भी क्या वाइंड अप किया होगा। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग बड़े प्यार के साथ ये बात कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में और कंपनी के बंगाल विजय जो आपका मुख्य टॉपिक अभी बना हुआ है, उसमें मीर कासिम को आपने बंगाल के नवाब के रूप में कैलकुलेट कर लिया है। दस्तक के दुरुपयोग का मामला आपकी गिरफ्त में आ चुका है, और साथ ही साथ बैटल ऑफ बक्सर का जो रेस्पेक्टिव ग्राउंड है, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर के संदर्भ में जो आपके परीक्षा उपयोगी तमाम प्रकार के धरातल है, वो तमाम प्रकार के धरातल आपके सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर के अब यह कहने में हमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि आज का जो आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी की और राजनीति में किस प्रकार की गतिविधियां आपके सामने आती हैं, मुख्य तौर पर किस, है ना, कि जैसे आप कहेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो कंपनी का राजनीतिक व्यवहार होगा वो बंगाल में किस रूप में आपके सामने आएगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जस्ट आफ्टर द सक्सेस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर बंगाल की राजनीति में किस प्रकार के परिवर्तन आपके सामने आएंगे, ठीक है। या बंगाल के नवाब की जो कंडीशन है जो पहले से क्या है काफी खराब है, और कितनी गहराई में जाकर के वो क्या है खराब होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार के डिस्कशन क्या है अब यहां से आपको क्या है प्रारंभ करके चलने होंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक विचार देना चाहेंगे, और विचार ये है कि आप ये मान के चलेंगे कि हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि अगर हम बैटल ऑफ बक्सर को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो बैटल ऑफ बक्सर को हम कंपनी की भारत में कोई साधारण सफलता के रूप में लेकर के नहीं चलते हैं, बल्कि बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी की जो सक्सेस है, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी की जो सफलता है उसे भारत में कंपनी की क्या है पहली सैन्य सफलता माना जाता है। यानी कि अब भारत में कंपनी का जो कद है ना, भारत में कंपनी का जो कद है वो कद क्या है काफी ज्यादा उठ चुका है, या काफी ज्यादा क्या है मजबूत हो चुका है। तो यहां हमको विचार ये लेकर के चलना पड़ेगा कि बैटल ऑफ बक्सर के समय वो व्यक्ति भारत में आपको नजर नहीं आ रहा है ना, या बैटल ऑफ बक्सर के समय वो व्यक्ति भारत में आपको नहीं दिखाई पड़ा जिस व्यक्ति को भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का रियल फाउंडर कहा जाता है या वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेरा इशारा किस ओर है, रॉबर्ट क्लाइव की ओर है। और यही तो कारण है कि लगातार आपसे आपकी परीक्षा में सवाल पुटअप किया गया कि बैटल ऑफ बक्सर में कंपनी का नेतृत्व किसने किया। तो वहां पर आपका आंसर क्या आता है, हेक्टर मुन्नो आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन सवाल पूछने वाले का भाव आप देखेगा, क्योंकि जब आप कंपनी के बंगाल विजय को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चरित्र आपके सामने बन के आता है, सबसे मुख्य जो चरित्र आपके सामने बन के आता है वो क्या है, वो रॉबर्ट क्लाइव है। तो कई बार हम जल्दबाजी कर जाते हैं ये जाने अनजाने में, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जैसा जो आवरण है वही हमारी आंखों के सामने रहता है। तो कई बार हम जल्दबाजी कर बैठते हैं, और ऐसी जल्दबाजी हम करें, ऐसे मिस्टेक्स हम करके आए, यही जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं उनका उद्देश्य भी रह जाता है। कुल मिलाकर के आज की चर्चा का जो प्रारंभिक बिंदु होगा वो यहीं से हम लोग लेकर के चलेंगे। यानी कि अगर बैटल ऑफ बक्सर के बाद की कंडीशन को आप पाक साफ बनाना चाहते हैं, व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, अच्छे से अगर आप उसको समझना चाहते हैं, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव का ही कान पकड़ के सारा व्यवहार करना होगा। हमको यही मान के चलना होगा, क्योंकि वस्तु स्थिति यही बनी हुई है, समय की मांग यही बनी हुई है कि हम ये कहना प्रारंभ कर दें कि बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर के युद्ध के समय रॉबर्ट क्लाइव जिस व्यक्ति को भारत में अंग्रेजों की या कंपनी की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया, वो व्यक्ति उस समय भारत में उपस्थित नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अब इसी व्यक्ति को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और वो जो तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी
वो तमाम प्रकार की बड़ी जिम्मेदारियां आपके लिए क्या हैं, बहुत ज्यादा एक सहयोगी धरातल बना करके चलेंगी जब आप इस बात को प्रमाणित करने की बात करेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया। क्योंकि हम तो आपसे वही कहेंगे, पुराना जमाना तो यही बना हुआ था कि बहुत ज्यादा सीधा सवाल आपसे पुटअप किया जाता था कि भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक आप किससे कहने की बात करेंगे। तो अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे तो सीधा अंतर आपने क्या टिक कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब आपसे यह पुटअप किया जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव कोमा भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक क्यों। 4 प्रकार के विकल्प आपको नीचे दिए जाएंगे और वो जो 4 प्रकार के विकल्प होंगे उस चारों को 4 आंसर होंगे, उनमें से आपको क्या है, सर्वोत्तम आंसर का चुनाव आप करना पड़ेगा। ये आप बात समझ पा रहे होंगे मेरी। तो मैंने वही कहा कि आप केवल एक ही व्यक्ति का कान पकड़ लें जिसका नाम क्या, रॉबर्ट क्लाइव, और उसी का कान पकड़ के आप क्या है, लगातार व्यवहार करते रहें तो तमाम प्रकार की जो विंडोज हैं वो आपके सामने अपने आप ही ओपन हो जाएंगी और कंपनी के बंगाल विजय का जो मामला है वो अपने आप ही क्या है, आगे अपने आप को बढ़ा लेगा। लेकिन हमें ड्राफ्टिंग किस प्रकार से करनी है, ड्राफ्टिंग में हम कॉन्सेप्ट को भी लेकर के चलेंगे और ड्राफ्टिंग में हम क्या है, तथ्यात्मक जानकारी को भी क्या है, लेकर के चलने वाले हैं। जैसे मेन कैरेक्टर आपने क्या बनाया हुआ है, तो मेन कैरेक्टर आपने क्या बनाया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव आपने बनाया हुआ है। मेन कैरेक्टर आपने क्या बनाया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव आपने बनाया हुआ है। और रॉबर्ट क्लाइव को आपने क्या कहा, शुरुआत में सवाल दे दो, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का क्या कहेंगे, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक, शक्ति का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। ओके। सेकंड बात जो आपको यहां पर ये कहनी है, क्योंकि ये सवाल पहले बहुत ज्यादा पुटअप किया गया है, आजकल तो खैर काफी कम देखा जा रहा है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में ये आपको यहां पर हल्का सा जुड़ाव करके चलना पड़ेगा। मैंने पहले भी आपको बताया होगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या कहा गया था उस समय कि स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा, स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा एक योग्य सेनापति, एक योग्य सेनापति, एक योग्य सेनापति, एक योग्य सेनापति, है ना। आप लोग जान पा रहे होंगे कि इस प्रकार की प्रशंसा किसी भारतीय इतिहासकार की ओर से आना तो क्या है, लगभग असंभव है। लेकिन इस प्रकार की जो प्रशंसा है वह ब्रिटिश जो आपके हिस्टोरियंस रहे उन्होंने सामूहिक तौर पर की है। यानी कि अगर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि सीधा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा सेनापति नहीं, एक योग्य सेनापति, तो प्रशंसा में ही सब कुछ छिपा हुआ है। यानी कि अंग्रेज अपने ही एक व्यक्ति के संदर्भ में इस प्रकार का व्यवहार करते हुए पाए गए कि अगर वो कहते हैं कि स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा सेनापति, इसका भाव क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो बताना चाहते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, जब एक सेनापति के रूप में व्यवहार करेगा, जब एक सेनापति के रूप में व्यवहार करेगा या जब कंपनी के, है ना, और राजनीतिक उद्देश्यों का नेतृत्व करता हुआ पाया जाएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे व्यक्ति से हम गलती ऐसा मान के नहीं चलेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जैसा जो व्यक्ति है ये गलती करने का विषय माना जाएगा। ये जो भी कैलकुलेशन करेगा उसके कंक्लूजन्स क्या होंगे, उसके निष्कर्ष कैसे माने जाएंगे, सकारात्मक ही माने जाएंगे। क्योंकि यहां समानता किसकी है, स्वर्ग और पृथ्वी की है ना। यहां समानता किसकी है, स्वर्ग और पृथ्वी की है। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के व्यक्तित्व में है, रॉबर्ट क्लाइव के व्यक्तित्व में जो दैवीय शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसका समावेशन कराते हुए यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक सेनापति के रूप में रॉबर्ट क्लाइव से हम यह मान के नहीं चलेंगे कि मिस्टेक्स करके चलेगा या गलतियां करके चलेगा। तो ये 2 प्रकार के जो रेफरेंसेस हैं ये रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में शुरुआत में ही आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। अब मामला यहां पे आपको क्या बना के चलना पड़ेगा, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि एक और हम किसको लेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ले सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल सीधा ही व्यवहार करना चाहते हैं तो आप किसको ले सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आप ले सकते हैं। यहां आपका रहेगा विकल्प का मामला। और सामने आप किसको लेकर के चलेंगे,
सामने मेन कैरेक्टर क्या बन जाएगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव बन जाएगा। सामने जो आपका मेजर कैरेक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, रॉबर्ट क्लाइव बन जाएगा। अब मामला चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो या मामला चाहे किसका हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो, यहां से रॉबर्ट क्लाइव की ओर हम क्या लेकर के जाएंगे, यहां से रॉबर्ट क्लाइव की ओर हम लेकर के क्या जाएंगे, दिशा निर्देशन लेकर के जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे भी, दिशा निर्देशन आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, और जिनको आप इंग्लिश में कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे, यानी कि आपको क्या दिलवानी है, रॉबर्ट क्लाइव को आपको क्या दिलवानी है, आपको डायरेक्शंस दिलवानी है। क्या दिलवानी है आपको, डायरेक्शंस आपको दिलवानी है। और डायरेक्शंस जो दिलवानी है उनके संदर्भ में आपका व्यवहार कैसे होगा, तो मेरा कहना मानो आप बना लो एक इक्वेशन, और इक्वेशन में आप क्या है, दो चीजों को आपस में जोड़ दो, यानी कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध के साथ आप क्या जोड़ दो, बक्सर का युद्ध, क्या जोड़ दो, बक्सर का युद्ध। और आप ये बात जान पा रहे हैं कि मामला चाहे प्लासी के युद्ध का हो या मामला चाहे किसका हो, बक्सर के युद्ध का हो, है ना, तो दोनों में ही सफलताएं किसको प्राप्त हुई हैं, कंपनी को सफलता प्राप्त हुई है, यानी कि अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई है। वो बात अलग है कि प्लासी का जो युद्ध आपका है वो अंग्रेजों की डिप्लोमेसी का परिणाम था, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की ही डिप्लोमेसी का परिणाम था। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में तो आपको फिर ये कहने का पूरा पूरा मौका मिल जाता है कि बैटल ऑफ बक्सर में जो कंपनी की सफलता है वो अपने आप में कोई साधारण सफलता नहीं थी, बल्कि भारत में कंपनी की क्या है, पहली मजबूत सफलता है, या भारत में कंपनी की क्या है, पहली सैन्य सफलता है। तो अब रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव को यह कहा जाएगा कि ये दोनों प्रकार की जो सफलताएं हैं, इन दोनों प्रकार की सफलताओं को, है ना, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहा गया उस समय कि इन सफलताओं को आधार बनाते हुए, 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 है ना, ऐसा व्यवहार करें, इन सफलताओं को आधार बनाते हुए ऐसा व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार करें कि बंगाल की राजनीति में, कि बंगाल की राजनीति में, कि बंगाल की राजनीति में, बंगाल की राजनीति में हमें अनावश्यक चुनौतियों का सामना ना करना पड़े। बंगाल की राजनीति में हमें अनावश्यक चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, अनावश्यक चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, अनावश्यक चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, है ना। यानी कि जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर की सफलता कंपनी के सामने आती है, वैसे एक बार फिर क्या रॉबर्ट क्लाइव को अप्रोच किया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में बुलाया जाता है, और रॉबर्ट क्लाइव के सामने ये इक्वेशन रख दी जाती है कि बंगाल की राजनीति के संदर्भ में हमारे समक्ष दो प्रकार के व्यवहार हैं। एक व्यवहार क्या बन के आता है, बैटल ऑफ प्लासी बन के आता है, और सेकंड वाला व्यवहार क्या बन के आता है, बैटल ऑफ बक्सर बन के आता है। कंपनी के अधिकारीगण अपने आप को यह समझा पा रहे होंगे उस समय कि बैटल ऑफ प्लासी की सफलता ने हमको बंगाल की राजनीति में शासक निर्माता की भूमिका में लाकर के खड़ा कर दिया, और अगर बैटल ऑफ बक्सर को हम भारत में अपनी पहली सैन्य सफलता के रूप में लेकर चलते हैं, तो बंगाल में कंपनी के अधिकारीगण अपने आप को यह भी समझाने की बात कर रहे होंगे कि अब बंगाल में हमारा सामना करने वाला कोई है नहीं। लेकिन देखो, अंग्रेजों में ठहराव है, अंग्रेज जल्दबाजी नहीं करते हैं। अगर वो इसी समय चाहते तो बंगाल पर अपना प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेते। यदि वो इसी समय चाहते तो बंगाल के समस्त भौगोलिक परिवेश को, समस्त भौगोलिक क्षेत्र को अपने ही साम्राज्य में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल कर लेते, यानी कि उसे अपना साम्राज्य घोषित कर देते। लेकिन कंपनी के अधिकारीगण या अंग्रेज एक ठहराव की स्थिति में है, वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं यदि हमने इस समय जल्दबाजी की तो हमें बंगाल की राजनीति में ही अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और ये जो अनावश्यक चुनौतियां हैं ये हमारी हार मानी जाएंगी, क्योंकि फिर हमें बंगाल की पॉलिटिक्स में, बंगाल के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में अपने आप को रीस्टैब्लिश कराना क्या है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक कलाकार को बुलाया गया, एक कलाकार को बुलाया गया और कहा कि अब आपको क्या दिखाना है, अब आपको अपनी कलाकारी करके दिखानी है। हमने तो दोनों प्रकार की सफलताएं आपके सामने रख दी, एक को खुद आपने जनरेट किया, दैट मीन्स बैटल ऑफ प्लासी, एक को हमने जनरेट किया, दैट मीन्स बैटल ऑफ बक्सर। यानी लेकिन अब
इन दोनों प्रकार की सफलताओं को मिलाकर के आपको कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करके चलनी है, आपको कुछ ऐसे व्यवहार करके चलने हैं ताकि बंगाल की राजनीति में हम साइकोलॉजिकली बंगाल के लोगों को यह समझा पाएं कि हम बंगाल पर अपना कोई प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं कर रहे हैं, हमने बंगाल के नवाब के पद को समाप्त नहीं किया है, ताकि बंगाल की राजनीति में हमारे समक्ष अनावश्यक रूप से चुनौतियां ना आए, क्योंकि हमारे पास बाकी और भी क्या है, जिम्मेदारियां हैं। रॉबर्ट क्लाइव साहब ने कहा हो जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने उस समय क्या करा? रॉबर्ट क्लाइव ने उस समय जो कैलकुलेशंस की, उसमें एक मेजर कैलकुलेशन क्या है, इलाहाबाद की संधियां हुई। इलाहाबाद की 2 संधियां आप लेकर के चलेंगे। इलाहाबाद की संधियां, अगर मैंने संधियां लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 प्रकार की संधियां आपको लेकर के चलनी, इलाहाबाद की संधियां। और रॉबर्ट क्लाइव साहब क्या करेंगे? बंगाल में द्वैध शासन लागू करेंगे। बंगाल में क्या करेंगे? द्वैध शासन लागू करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन क्या है? लागू करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन लागू करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, आप ऐसा व्यवहार यहां पर लिख सकते हैं। तो अगर आज के समय में कोई चुनौतीपूर्ण सवाल आपके सामने बनेगा कि रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों हम भारत में अंग्रेजों की और राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, तो वास्तविक संस्थापक जो आप कहेंगे उसमें 3 प्रकार की कैलकुलेशंस आपको करके चलनी पड़ेगी। इलाहाबाद की पहली संधि आपको जोड़ के चलनी पड़ेगी, इलाहाबाद की दूसरी संधि आपको जोड़ के चलनी पड़ेगी, और बंगाल में द्वैध शासन का मामला आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर रॉबर्ट क्लाइव उस समय इस प्रकार के समझदारी भरे व्यवहार करके ना चलता, तो अंग्रेज अगर जल्दबाजी करके चलते तो उनके हालात भी भारत में वही बनते जो हालात किसके बने थे? पुर्तगालियों के बने थे। क्योंकि पुर्तगालियों ने जल्दबाजी बहुत ज्यादा कर ली थी, ईसाई धर्म के प्रचार को अपना करके शुरुआत में ही व्यवहार करने लगे। तो मैंने कहा कि यह मामला बहुत ज्यादा ठहराव का रहा। रॉबर्ट क्लाइव ने सबको समझा दिया कि मेरे पास कैलकुलेशंस हैं और मैं कुछ इस प्रकार के कैलकुलेशंस करके चलूंगा कि यह सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बंगाल के लोगों को कि हमने आप पर अपना कोई प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया है, हमने बंगाल के नवाब के पद को समाप्त नहीं किया है। बंगाल के लोगों को यह लगेगा कि बंगाल के नवाब का पद बना हुआ है और जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है यह हमारी क्या है? नियति है, हमारा भविष्य है, यह हमारा क्या है? नसीब है। तो अगर कभी भी इस सेंटेंस को प्रमाणित करके चलना हो कि रॉबर्ट क्लाइव को ही क्यों हम भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार का व्यवहार करके चलना पड़ेगा। और मुख्य भूमिका आपको मेरे प्यारे साथियों किसकी लेनी पड़ेगी? इलाहाबाद की दोनों संधियों की भूमिका आप दिखाएंगे और बंगाल में द्वैध शासन की भूमिका भी क्या है? आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो ये बात प्रमाणित करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव को ही हमने भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति का क्या माना? रियल फाउंडर माना, यानी कि क्या माना? वास्तविक संस्थापक माना। अब देखो आगे का जो व्यवहार आपको करके चलना पड़ेगा वो बिल्कुल बदले हुए समय की मांग के अनुसार करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए हम अभिजय बैश का प्रस्तुतिकरण आपके सामने किए हैं तो आप बिल्कुल, हम लगातार आपको बोल रहे हैं, हालांकि अब तो हमको ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, तो आप ये विश्वास लेकर के चलें कि कैलकुलेशन बाय द बुक होगी, कैलकुलेशन प्रॉपर होगी। आप कभी किसी चर्चा में हमें जल्दबाजी करता हुआ नहीं पाएंगे, है ना। तो जैसे इलाहाबाद की संधियां, अब नया समय क्या बदल गया है? नया समय यह बदल गया कि अब आप क्या करेंगे? अब आप कुछ बातें प्रमाणित करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका रेफरेंस कहां जाएगा? इलाहाबाद की संधियां, इलाहाबाद की संधियां। अब एक नया व्यवहार कर लेते हैं यहां पर, इलाहाबाद की संधियां। ओके, तो मेरे प्यारे साथियों को क्या पता होना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों को यह पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की जो संधियां हैं उनके, इलाहाबाद की संधियों के मुख्य हस्ताक्षरकर्ता, मुख्य हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन है ना। क्योंकि अब देखो, और मान ली यही सवाल आ गया कि निम्न में से ऐसा कौन, निम्न में से ऐसा कौन जिसने इलाहाबाद की संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो पता पड़ा कि इलाहाबाद की संधियां तो हम पूरी पढ़ के गए थे, लेकिन हमको यही
कंफर्म नहीं था कि इलाहाबाद की संधियों के, क्योंकि दो प्रकार की संधियां आपके सामने आती हैं और इलाहाबाद की दोनों प्रकार की संधियों को आधार बना करके कंबाइंड फॉर्म में आपको मुख्य हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम बताने आने चाहिए, है ना। यही तो बदलाव है, यही तो क्या बदलाव है कि बाकी लोगों से अपने आप को डिफरेंट कैसे बनाओगे, तो परिवर्तित रूप में क्या है, आपको व्यवहार करना पड़ेगा। तो देखो मुख्य जो हस्ताक्षरकर्ता आपको मिलेंगे, तो मुख्य हस्ताक्षरकर्ता में हम किस किस को कैलकुलेट करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ओके। रॉबर्ट क्लाइव का जुड़ाव किसके साथ होगा भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगा, यह बात आप समझ पा रहे होंगे। इसके साथ साथ आप एक करैक्टर जोड़ेंगे, नजमुद्दौला, नजमुद्दौला क्या जोड़ेंगे, नजमुद्दौला। और नजमुद्दौला के बारे में कई बार सवाल पुटअप किया गया है। नजमुद्दौला उस समय क्या होंगे, बंगाल के नवाब। किस रूप में लेके चलेंगे आप इनको, बंगाल के नवाब के रूप में लेके चलेंगे। साथ ही साथ करैक्टर क्या जोड़ेगा आपका, शुजाउद्दौला। साथ ही साथ करैक्टर क्या जोड़ेगा आपका, शुजाउद्दौला। तो इस समय जो शुजाउद्दौला हैं वो क्या हैं, वो अवध के नवाब हैं। उनको आप कहां लेके चलेंगे, अवध के नवाब के साथ लेके चलेंगे, यानी कि अवध का नवाब। और जो लास्ट वन करैक्टर यहां पे आपके जोड़ेंगे, तो लास्ट वन करैक्टर कौन जोड़ेंगे आपके, शाह आलम सेकंड जुड़ जाएंगे। कौन जोड़ेंगे भाई, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड आपके जोड़ेंगे। और जो शाह आलम सेकंड होंगे वो क्या होंगे आपके, मुगल शासक होंगे। वो कौन होंगे आपके, वो आपके मुगल शासक होंगे। उनको आप क्या कहेंगे, मुगल शासक कहेंगे। तो कुल मिलाकर के इलाहाबाद की जो दोनों प्रकार की संधियां आपके सामने आते हैं, तो इलाहाबाद की दोनों प्रकार की संधियों के संदर्भ में जो आपके मुख्य हस्ताक्षरकर्ता यहां पर बन के आएंगे, तो मुख्य हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम आपको बताने आने चाहिए। ये इक्वेशन आपकी गिरफ्त में होनी चाहिए। कंपनी की ओर से आप रॉबर्ट क्लाइव को दिखाने की बात करेंगे, बंगाल की ओर से आप नजमुद्दौला को दिखाने की बात करेंगे। ये करैक्टर बार बार आपके सामने आएगा अब। और अवध की ओर से क्या है, शुजाउद्दौला को आप दिखाने की बात करेंगे। और मुगल शासक कौन माने जाएंगे आपके, शाह आलम सेकंड माने जाएंगे। मुगल शासक आपके कौन माने जाएंगे, शाह आलम सेकंड आपके माने जाएंगे। अब दोनों संधियों को कैलकुलेट करते हैं प्रावधानों के धरातल पर। जैसे आपने कहा इलाहाबाद की प्रथम संधि, यहां बना लेते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो भी इलाहाबाद की प्रथम संधि की डेट क्या रहेगी, 12 अगस्त, क्या रहेगी, 12 अगस्त 1765 AD, 1765 AD, यानी कि 1765 ईस्वी जो है, इस समय ये आपको लगातार अपने दिमाग में रखना है कि 1765 ईस्वी के समय में बंगाल को लेकर के जो भी व्यवहार आपके सामने आ रहे हैं, उस समय बंगाल का नवाब कौन है, नजमुद्दौला है। यह जानकारी आपके दिमाग से बाहर नहीं जानी चाहिए। मुख्य हस्ताक्षरकर्ता तो हमने आपको बता दिए, लेकिन जो इलाहाबाद की संधि है, इलाहाबाद की संधि में अब आप ये कहेंगे कि इलाहाबाद की संधि जोड़ डालेंगे मुख्य तौर पर मेजरली, है ना, मुख्य तौर पर शाह आलम सेकंड, मुख्य तौर पर, यह बात बिल्कुल बताना आना चाहिए, मुख्य तौर पर शाह आलम सेकंड तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संपन्न हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संपन्न हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संपन्न हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संपन्न हुई। यह बात आपको बिल्कुल बता के आनी चाहिए, क्योंकि ये तो उन्हें मुख्य हस्ताक्षरकर्ता यहां पे जोड़े। रॉबर्ट क्लाइव की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रॉबर्ट क्लाइव अब इसमें इलाहाबाद की पहली संधि में मेजरली किसको जोड़ेगा अपने साथ, मुख्यतः किसको जोड़ के चलेगा, मुगल शासक शाह आलम सेकंड को क्या है, जोड़ के चलेगा। यह बात आपको दिमाग में रखना है। जो प्रावधान सबसे ज्यादा आपसे आपके परीक्षाओं में पुटअप किया गया वो क्या है, बंगाल कोमा बिहार, बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा का दीवानी अधिकार, यानी कि भू राजस्व वसूलने का अधिकार। बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा का दीवानी अधिकार
शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड की ओर से कंपनी को दिया गया, की ओर से कंपनी को दिया गया। शाह आलम सेकंड की ओर से कंपनी को दिया गया, शाह आलम सेकंड की ओर से कंपनी को दिया गया। यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को लेकर के सवाल दो प्रकार से बनेगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी संधि है जिस संधि को आधार बना करके ऐसा कहना काफी आसान हो जाता है कि बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो कंपनी को प्राप्त हुआ। इलाहाबाद की पहली संधि। कौन से मुगल शासक ने बिहार कोमा उड़ीसा कोमा बंगाल के संदर्भ में कंपनी को दीवानी अधिकार देने का कार्य किया? शाह आलम सेकंड। लेकिन जब आप इस चर्चा के साथ अपना जुड़ाव करके चलेंगे तो उसके लिए हम आपको एक बात यहां पे बता के चलेंगे। आखिर यह प्रावधान यहां पे जोड़ा क्यों गया है? अरे बंगाल के सर्वे सर्वा आप बन चुके हो, बंगाल के सर्वे सर्वा आप बन चुके हो, तो क्या बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा के संदर्भ में आप खुद को ही दीवानी अधिकार नहीं दे सकते थे? अंग्रेज देखो कितने चालाक हैं भाई, आप तो बंगाल के सर्वे सर्वा बन चुके हो, तो बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा के संदर्भ में दीवानी अधिकार खुद से अपने आप को दे देते। लेकिन आपने चालाकी ये खेली, आपने एक संधि की और संधि के माध्यम से प्रावधान ये जोड़ा कि बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा के संदर्भ में जो दीवानी अधिकार हमको प्राप्त हुआ है, हमने भाई साहब मनमाना व्यवहार नहीं किया। आप ही का मुगल शासक हमको क्या है, बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा के संदर्भ में दीवानी अधिकार देने का कार्य किया है। देख लो चालाकी इनकी, सब कुछ आपके सामने बना हुआ है। भाई विचार आना चाहिए नहीं आना चाहिए दिमाग में? जब आप सर्वे सर्वा बन चुके हैं तो आप खुद से ही बंगाल बिहार उड़ीसा के संदर्भ में अपने आप को दीवानी अधिकार दे दो ना। लेकिन इन्होंने हमको क्या समझाया? इन्होंने भारतीय जनमानस को क्या समझाया? विशेष तौर पर इन्होंने हमको यह समझाने का कार्य किया कि हम ताकतवर थे, हम एक मजबूत स्थिति में थे, लेकिन फिर भी हमने मनमाना व्यवहार नहीं किया। एक संधि हुई और उस संधि के माध्यम से आप ही के मुगल शासक ने बंगाल बिहार और उड़ीसा के संदर्भ में दीवानी अधिकार हमको देने का कार्य किया। अब अंदाजा लगा लो कि कितने चालाक थे ये लोग, कितनी चतुराई से पूर्वी भारत के एक विस्तारित भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में अपने आप को दीवानी अधिकार दिलवा लिया और भारतीय जनमानस को यह एहसास करवा दिया कि कंपनी ने कोई अनैतिक अमानवीय या मनमाना व्यवहार नहीं किया है। जो कुछ मिला आप ही के मुगल शासक की ओर से मिला। लेकिन यह बिंदु बहुत ज्यादा आपसे परीक्षाओं में पुटअप किया जाता है। दूसरी बात एक ये है कि इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र, इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र, ये दोनों संधियों में कॉमन है ना? तो ये क्या है, दोनों संधियों में कॉमन है, ये भी याद रखना। कई बार ऐसे भी सवाल पुटअप किया जा सकता है कि इलाहाबाद की दोनों संधियों में ऐसा कौन सा प्रावधान निम्न में से है जो दोनों संधियों में क्या कॉमन है? तो दोनों संधियों में जो कॉमन माना जाएगा वो ये वाला माना जाएगा। इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र क्यों माना जाएगा अभी हम बता देंगे। इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र शाह आलम सेकंड को दे दिया गया, शाह आलम सेकंड को दे दिया गया, शाह आलम सेकंड को दे दिया गया या प्रदान किया गया, शाह आलम सेकंड को प्रदान किया गया। ठीक है, इसकी एक कैलकुलेशन अभी हम कर लेंगे। और अगली बात क्या, अगली बात यह है कि शाह आलम सेकंड को, शाह आलम सेकंड को कंपनी ने अपना पेंशन धारक बनाया, अपना पेंशन धारक बनाया, अपना पेंशन धारक बनाया, अपना पेंशन धारक बनाया। सवाल निकाल लो। शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड पहले मुगल शासक, शाह आलम सेकंड पहले मुगल शासक, शाह आलम सेकंड पहले मुगल शासक जो कंपनी के पेंशन धारक बने, 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 है ना?
26 लाख रुपए वार्षिक, 26 लाख रुपए वार्षिक, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देनी थी, वार्षिक पेंशन दी जानी थी। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जानी थी, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जानी थी। यह बात यहां पे इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के आलोक में ही जो मुगल शासक सालम सेकंड हैं वो कंपनी के पेंशन धारक बन जाते हैं, यानी कि अपनी जीवन की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अब कंपनी की ओर से जो पेंशन मिलेगी उस पेंशन पर क्या हो जाते हैं, आधारित हो जाते हैं या क्या है, निर्भर हो जाते हैं। तो इससे भी आपको यह अंदाजा लेकर के चलना पड़ेगा कि मुगल शासक सालम सेकंड जो है वो राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव जोन में नहीं थे और पहले से बहुत ज्यादा कमजोर थे, इसलिए एक संधि के माध्यम से जो कुछ उनको कहा गया वो कहते चले गए, है ना। ताकतवर कौन बन रहे हैं, धीरे धीरे अंग्रेज बन रहे हैं, कंपनी के लोग बन रहे हैं। और साफ साफ कहा गया कि 26 लाख रुपए एनुअली हम आपको पे करेंगे, लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, 26 लाख रुपए किसको देने थे, कंपनी अपनी जेब से निकाल करके नहीं देगी। कंपनी, मैं तो हमेशा कहता हूं, कंपनी अपनी जेब से निकाल कर नहीं देगी, कंपनी अपनी जेब खाली होने नहीं देगी और आपकी जेब कभी भरने नहीं देगी। यानी कि 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन की जिम्मेदारी किसको दी गई, बंगाल के नवाब को दी गई। कि प्रावधान हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ प्रावधान हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 26 लाख रुपए जो एनुअली मुगल शासक सालम सेकंड को मिलना है, तो 26 लाख रुपए जो है ये कंपनी पे नहीं करेगी, ये क्या है, बंगाल के नवाब को पे करना है। और बंगाल के नवाब को किसके पक्ष में पे करना है, तो मुगल शासक के पक्ष में पे करना है। तो रिकॉल करा देते हैं आपको, इलाहाबाद की पहली संधि मुख्य तौर पर सालम सेकंड तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संपन्न हुई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार सालम सेकंड की ओर से कंपनी को दिया गया। अच्छी कैलकुलेशन क्या करेंगे, हमने आपको बता दिया है। इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र सालम सेकंड को प्रदान किया गया। सालम सेकंड को कंपनी ने अपना पेंशन धारक बनाया, अर्थात सालम सेकंड ही ऐसे पहले मुगल शासक माने गए जो कंपनी के पेंशन धारक बने। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिए जाने की बात हो रही थी, लेकिन 26 लाख रुपए जो वार्षिक पेंशन दिए जाने की बात हो रही थी, इसका निर्वहन कंपनी को करके नहीं चलना था, इसका निर्वहन बंगाल के नवाब को करके चलना था। सारा फायदा किसको हो रहा है, कंपनी को हो रहा है, बाकी जितने भी करेक्टर्स क्या है, नुकसान में जा रहे हैं। सारा फायदा किसको हो रहा है, कंपनी को हो रहा है, और बाकी जितने भी आपके करेक्टर्स हैं वो क्या है, वो नुकसान में जा रहे हैं। तो देख लो आप अंग्रेजों की चालाकियां, और यही तो है भाई, अंग्रेजों ने अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग कम किया, अंग्रेजों ने अपने माइंड का प्रयोग ज्यादा किया, है ना। हम लोगों के जो आपसी झगड़े हैं उनका लगातार फायदा उठाते रहे, नाना प्रकार की संधियां करते रहे, और नाना प्रकार की संधियों के माध्यम से अपने आप को क्या है, एक इफेक्टिव जोन में ले जाते रहे। और धीरे धीरे यह सिद्ध होता चला गया कि अंग्रेजों के राजनीतिक नियंत्रण में भारतीय संसाधन आ चुके हैं, और अंग्रेजों के राजनीतिक नियंत्रण में भारतीय जनमानस भी क्या है, आ चुका है। देख लो चालाकियां। तो ये डिफरेंस है किसमें, पुर्तगालियों में और किसमें, अंग्रेजों में। वो जल्दबाजी बहुत किया करते थे और इनमें क्या था, ठहराव था। अब जैसे इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि डेट क्या रहेगी भाई, 16 अगस्त 1765 AD, 16 अगस्त 1765 ईस्वी डेट रहेगी। सबसे पहले क्या कहेंगे कि मुख्यतः कंपनी तथा अवध के नवाब के मध्य संपन्न हुई, तथा अवध के नवाब के मध्य संपन्न हुई, तथा अवध के नवाब के मध्य संपन्न हुई, अवध के नवाब के मध्य संपन्न हुई, अवध के नवाब के मध्य संपन्न हुई। दूसरी बात क्या है कि 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, देखो है ना क्या कैलकुलेशन है, 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में, युद्ध हार जाने के रूप में एज अ वार कंपनसेशन आप कहेंगे, 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में अवध के नवाब को कंपनी को देने पड़े। अवध के नवाब को
अवध के नवाब को कंपनी को देने पड़े, अवध के नवाब को कंपनी को देने पड़े, अवध के नवाब को कंपनी को देने पड़े कि भैया अगर आप बैटल ऑफ बक्सर में अपना सैन्य सहयोग ना देते ना, अगर आप बैटल ऑफ बक्सर में अपना सैन्य सहयोग ना देते तो बैटल ऑफ बक्सर का ग्राउंड जनरेट ना होता, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर में आपने अपना सैन्य सहयोग दिया और आपके सैन्य सहयोग का सामना हमारी सैन्य ताकत के साथ हुआ, क्योंकि हमको अपनी सैन्य ताकत खर्च करनी पड़ी। इस नाते आपको क्या है, युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा, 50 लाख रुपए एज अ वार कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। और इस प्रकार के जो अमाउंट्स है ना, ये लगातार कैलकुलेट करते रहेंगे, अलग अलग प्रकार के संधियों में अपनी जेबें क्या है, भरते रहेंगे। इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद तथा कड़ा का क्षेत्र अवध के नवाब से छीनकर, अवध के नवाब से छीनकर, अवध के नवाब से छीनकर, अवध के नवाब से छीनकर शाह आलम सेकंड को दिया गया। शाह आलम सेकंड को दिया गया, शाह आलम सेकंड को दिया गया, शाह आलम सेकंड को दिया गया। अब आप कहेंगे कि भैया इलाहाबाद की संधि तो पहले हुई है ना, तो इलाहाबाद की संधि में इस बिंदु को जोड़ दिया गया था। कहने का मतलब क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि में शाह आलम सेकंड को समझा दिया गया था कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र आपके हो जाएंगे। और जैसे ही इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई तो फाइनली इस बात पर मोहर लग गई कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र जो है ये अवध के नवाब से छीने जाते हैं और किसको दिए जाते हैं, मुगल शासक शाह आलम सेकंड को दिए जाते हैं। भाई इसी के रिगार्डिंग आपको यह बात याद रखनी थी कि दोनों संधियों का क्या है, दोनों संधियों का यह प्रावधान इस तरीके से आ सकता है, दोनों संधियों का कॉमन ग्राउंड है। ये दोनों संधियों का क्या है, वेरी कॉमन ग्राउंड है, यानी कि ये जो प्रावधान है ये दोनों संधियों में कैलकुलेट हो रहा है। तो अचानक से सवाल अगर आपके सामने ऐसा आए कि इलाहाबाद की दोनों संधियों के संदर्भ में निम्न में से ऐसा कौन सा प्रावधान है या निम्न में से ऐसा कौन सा बिंदु है, तो दोनों में क्या रहा, कॉमन रहा, तो इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र वाला जो मामला है ये दोनों में क्या माना जाएगा, कॉमन माना जाएगा। अगली बात इसमें यह कही गई है कि अवध के नवाब को, अवध के नवाब को अपने यहां, अवध के नवाब को, अवध के नवाब को अपने यहां, अपने यहां ब्रिटिश रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करना पड़ा, ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करना पड़ा, नियुक्त करना पड़ा, ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त करना पड़ा। और अपने यहां क्या है, एक छोटी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी, एक छोटी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखनी पड़ी, एक छोटी, आगे मैं जोड़ूंगा इसको, याद रखना मेरी बात आज की, जब हम आपको सहायक संधि की नीति पढ़ाएंगे तो यह प्रावधान दोबारा जुड़ के काम आएगा, इसलिए दिमाग में हमेशा हमेशा छाप लेना इसको। अपने यहां एक छोटी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी रखनी पड़ी, रखनी पड़ी, ठीक है। ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश रेजिडेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी की ओर से एक जो प्रतिनिधि है, यानी कि कंपनी की ओर से जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो अब क्या, अवध के नवाब के दरबार में ही बैठेगा, अवध के नवाब के क्या, दरबार में बैठेगा। और एक देखो इसके मैं अच्छे से आपको यहां पर थोड़ा समझाता हूं कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट अवध के नवाब के दरबार में बैठेगा, इसका बड़ा फायदा कंपनी को क्या मिलेगा कि अवध के नवाब के दरबार में कंपनी के अगेंस्ट कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, कंपनी के अगेंस्ट कोई चर्चा नहीं हो सकती, कंपनी के अगेंस्ट किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं रचाया जा सकता। एक छोटी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को रखने का मतलब क्या होगा कि अगर अवध के नवाब की ओर से कंपनी के अगेंस्ट
कोई भी एक्शन लाया जाता है तो ये जो आपका छोटी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी होगी ये तुरंत कंपनी को अप्रोच करेगी और कंपनी क्या भेज देगी, एक सहायता भेजने का कार्य करेगी ताकि अवध के नवाब के जो षड्यंत्र हैं या अवध के नवाब का जो कंपनी विरोधी व्यवहार है उसको दबाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। मामला चाहे ब्रिटिश रेजिडेंट का हो या मामला चाहे क्या हो, एक छोटी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी का हो, इन पर जो खर्चा होगा उसका जो वहन है तो उसका वहन कौन करेगा, उसका वहन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, बल्कि कौन करेगा, अवध का नवाब स्वयं करेगा। अवध का नवाब क्या है, स्वयं करेगा, अवध का नवाब स्वयं करेगा। और आजकल एक सवाल पनपा है कि हम देख रहे हैं कि जो इलाहाबाद की सेकंड संधि है, इलाहाबाद की सेकंड संधि के आलोक में अवध के नवाब को यहां पर यह एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। बाकी चीजें तो ही हैं आपके सामने, अवध के नवाब को यह एक्सेप्ट करके चलना पड़ रहा है कि हम अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त करेंगे और अपनी राजधानी में क्या है, एक छोटे ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को रखने का कार्य करेंगे और दोनों के रखरखाव में जो भी खर्चा आएगा उसका वहन कंपनी नहीं करेगी बल्कि उसका वहन कौन करेंगे, हम करेंगे। तो आजकल सवाल यह पनप रहा है कि इस समय जो ब्रिटिश रेजिडेंट बना वो कौन था, इस समय जो ब्रिटिश रेजिडेंट बना अवध में वो कौन था, ये सवाल आजकल साथियों पनपा है अभी। तो नाम क्या होगा आपका, जेम्स आउट्रम। आपका नाम क्या हो जाएगा, जेम्स आउट्रम। आपका नाम क्या हो जाएगा, जेम्स आउट्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका नाम क्या हो जाएगा, जेम्स आउट्रम हो जाएगा। वेरी न्यू क्वेश्चन। हाल ही में मैंने किसी एग्जाम में देखा और मैंने देखा कि इसका काफी रेपिटेशन हो रहा है। लगातार अलग अलग प्रकार की जो आपकी परीक्षाएं हैं, अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में इस पर क्या है, डिस्कशन हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में इतनी बातें आपको कह के चलनी पड़ेंगी कि मुख्यतः कंपनी तथा अवध के नवाब के मध्य संपन्न हुई। 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में अवध के नवाब को कंपनी को देने पड़े। क्यों देने पड़े, हमने वजह आपको बता दी। इलाहाबाद तथा कला का क्षेत्र फाइनली यहां पर मोहर लगी थी, अवध के नवाब से छीनकर शाह आलम सेकंड को हैंडओवर किए गए। और यही प्रावधान एक ऐसा प्रावधान है जो दोनों संधियों में क्या माना जाएगा, वेरी कॉमन ग्राउंड माना जाएगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि अवध के नवाब को यह भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि वह अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को नियुक्त करके चलेगा। उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन बना, जेम्स आउट्रम। यह सवाल अच्छा है, नया है, लगातार पूछा जा रहा है, इस पर ध्यान आपको यहां पर देकर के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ यह भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि अवध का नवाब अपने यहां पर एक छोटी ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी को रखने की बात करेगा। दोनों के रखरखाव में जो भी खर्चा आएगा उसका जो वहन है, उसका जो निर्वहन है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को करके नहीं चलना है। वो किसको करके चलना है, वो अवध के नवाब को क्या है, करके चलना है। तो ये रहेगी आपकी इलाहाबाद की संधि। और दोनों संधियों के क्या है, मुख्य हस्ताक्षरकर्ता हमने पहले ही आपको बता दिए। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी की ओर से, नजमुद्दौला बंगाल के नवाब के रूप में, सुजाउद्दौला अवध के नवाब के रूप में और शाह आलम सेकंड क्या है, मुगल शासक के रूप में। तो कुल मिलाकर के साथियों आज की क्लास में इतनी ही चर्चा रहेगी। यानी कि आज की क्लास में मुख्य तौर पर हमने इलाहाबाद की संधियां आपके सामने रखी हैं और उससे पहले आपको एक एनवायरनमेंट बना के दिखाया है कि रॉबर्ट क्लाइव को आप यहां से क्या है, किस रूप में कैलकुलेट करके चलेंगे। यानी कि जो आपकी कल की चर्चा होगी, तो कल की चर्चा में क्या होगा, हम केवल सबसे बड़ा ध्यान कहां रखना है, बंगाल में द्वैध शासन के मामले पर रखना है। और जैसे बंगाल में द्वैध शासन का मामला आपका पूरा कैलकुलेट हो जाएगा तो ये चैप्टर भी आपका वाइंड अप हो जाएगा, जिसको आपने नाम कर दिया है कंपनी की बंगाल विजय। ठीक है, तो हम तो यही कहेंगे कि हम भी जल्दबाजी करके बिल्कुल नहीं चलेंगे। हम सब लोग ठहराव के साथ आगे चर्चाओं को बढ़ाते रहेंगे। आप व्यवस्थित तौर पर नोट्स बनाते रहेंगे, व्यवस्थित तौर पर क्या है, कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करते चलेंगे। और हम एक एक जो चीज देखें, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए हमने कहा कि हम YouTube पर आपको इस तरीके से कक्षाएं दे रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि हम किसी प्रकार की सिंगल वन कटौती नहीं कर रहे हैं। अगर आज तक हमने जो भी पेड बैचेस पढ़ाए होंगे आधुनिक भारतीय इतिहास को लेकर के, उन पेड बैचेस की कैलकुलेशन भी क्या है, सेम ही आपको मिलेगी। बल्कि आप ये मान के चलेंगे कि बिल्कुल किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। जो हमने हमेशा पेड क्लासेस में पढ़ाया है वही हम आपको ये दे रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा वैसा कोई कार्य है। हमारे दिमाग में बात यह है कि भैया 6 अप्रैल की डेट है और हम पढ़ा रहे हैं, बात खत्म हुई।
और आपको अगर ये लग रहा है कि कक्षाएं आपको लाभान्वित करने का कार्य कर रही हैं, तो आपको भी उसी ईमानदारी से, उसी मेहनत से, उसी शिद्दत से कक्षाओं के साथ आपको जुड़ाव करना होगा और अच्छी तरीके से आप नोट्स बना करके चलेंगे। इसलिए हम क्या है, बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर आपको लिख करके दिखाते हैं। जो हम व्यवस्थित तौर पर लिख करके दिखाते हैं, इसको कभी टाइम टेकन के रूप में लेकर के मत चलना। कई बार विद्यार्थी अननेसेसरी कैलकुलेशन कर जाते हैं कि टाइम टेकन हो रही है वीडियो या कक्षाएं, टाइम टेकन नहीं है। ये हम केवल आपकी सुविधा के लिए करते हैं, ताकि हम लिखते रहें और आप अपने हिसाब से क्या है, जैसे जैसे वीडियो को आप देखते रहेंगे, कक्षा को देखते रहेंगे, तो आपके लिए लिखना या आपके लिए इन चीजों को नोट डाउन करना क्या है, काफी ज्यादा आसान हो जाए, यानी कि काफी ज्यादा क्या हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, आज की चर्चा में इतना ही, और इन्हीं सकारात्मक संदेशों के साथ और इन्हीं सकारात्मक अपेक्षाओं के साथ हम आज की क्लास को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।